नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज बेहद दुखद खबर लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। सुबह से आप टेलीविजन चैनल्स को देख रहे होंगे, लेकिन हमने जो खबर ढूंढी है उसके हिसाब से अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस तरह के प्लेन में भी इतनी बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं। और फौरन से पेशतर ये कहा जा रहा है कि फ्लाइट के जो पायलट हैं उन्होंने मौसम खराब होने की बात कही थी। मैं बात कर रहा हूं, दुखद खबर यह है कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। वो मुंबई से बाराबती जा रहे थे। 8 बजे उनकी फ्लाइट टेक ऑफ हुई थी, 8:10 पे। 8:45 पे प्लेन का कनेक्शन रडार से खत्म हो गया, ट्रेसलेस हो गया। 5 मिनट तक रडार के संपर्क में उनका ये प्लेन नहीं था और 5 मिनट के बाद खबर आती है 8:50 पे प्लेन के क्रैश होने की। अब आप कल्पना कीजिए कि महज 5 मिनट के बाद प्लेन की लैंडिंग होनी थी, क्योंकि ये जो हादसा बताया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुई है। मतलब प्लेन लैंड कर चुका है, एयर स्ट्रिप पे प्लेन टच डाउन कर चुका है और टच डाउन के बाद प्लेन अपना नियंत्रण खोता है, पायलट अपना नियंत्रण खोता है और वो पट्टी से, हवाई पट्टी से फिसल करके खेत में जाकर के किसी चीज से वो टकराता है। अब वहां जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कह रहे हैं कि प्लेन जब लैंड कर रहा था उसी वक्त उसमें से धुआं दिखाई पड़ रहा था। अब ये तो पूरा इन्वेस्टिगेशन जब होगा तब पता चलेगी कि जब जब टचडाउन हो रहा था उस वक्त प्लेन की क्या स्थिति थी, क्या उसके पहले कोई तकनीकी खराबी हो गई है। लेकिन अभी अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पायलट का जो कॉन्वर्सेशन हुआ था कि विजिबिलिटी बहुत कम है बाराबती में, और बाराबती में आज मौसम खराब है, इसकी जानकारी तो है। आप अभी देखेंगे तो एनसीआर के भी इलाके में या पूरा जो उत्तर पूर्वी भारत है उसमें मौसम खराब है, लेकिन पश्चिम में, बाराबती में, महाराष्ट्र में इस तरह के इतने मौसम खराब होने की सूचना नहीं थी। और जब वो मुंबई से फ्लाई किए हैं तो जाहिर है उनको मौसम के बारे में जरूर सूचना होगी और उसके बाद अजित पवार ने फ्लाई किया होगा या उनके प्लेन ने फ्लाई किया होगा। पहले तो मोटी मोटी जानकारी दे दें कि बाराबती अजित पवार एक जिला परिषद के चुनाव से संबंधित एक रैली थी, उसको संबोधित करने के लिए जा रहे थे। अजित पवार के बारे में एक जो सबसे मशहूर बात है वो ये थी कि सुबह 6 बजे उठ करके अजित पवार या जहां पर हैं, अगर अपने घर में हैं तो अपने घर में, नहीं तो सुबह 6 बजे वो दफ्तर पहुंच जाते हैं। अगर घर पे उनका दफ्तर है, उस दफ्तर में वो 6 बजे विराजमान हो जाते हैं और सुबह 6 बजे से अजित पवार अपने कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना शुरू कर देते थे। अजित पवार रात 11-12 बजे तक अपने कार्यकर्ताओं से मिलते रहते थे और सुबह 6 बजे कार्यकर्ताओं के लिए खड़े हो जाते थे। इसीलिए उनको मैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अजित पवार को कहा जाता था, अब तो वो भूतपूर्व हो गए, उनकी मृत्यु हो गई है। अजित पवार के बारे में सबसे मशहूर बात यही थी कि ही वॉज ए मैन ऑफ संगठन। वो संगठन के व्यक्ति थे, संगठन पर उनकी बहुत पकड़ थी, कार्यकर्ता के व्यक्ति के रूप में अजित पवार जाने जाते थे। और वही आज जब सुबह में वो तैयार भी हुए, उसके बाद उन्होंने मुंबई से जो चार्टर प्लेन जहां से फ्लाई करता है, अभी मैं पूरा डिटेल बताता हूं कि अजित पवार किस प्लेन से यात्रा कर रहे थे, क्या उस प्लेन के पहले खराब होने की कोई जानकारी थी,
प्लेन की तकनीकी कोई खराबी है या पायलट की कोई कमजोरी है या मौसम खराब है। फिर एक बार मैं आज आपको दोबारा बता रहा हूं, हमने प्लेन क्रैश के ऊपर कई वीडियो आपको बताए हैं। प्लेन क्रैश का जो अभी तक का तकनीकी खराबी और मौसम की खराबी का जो परसेंटेज है, वो वो अधिक रहता है बजाय कि पायलट के गलती का खराबी। पायलट की गलती की खराबी गलती की वजह से कोई प्लेन क्रैश कर जाए, उसकी संभावना 10% के हिसाब से होती है और 10% तकनीकी खराबी के भी वजह से प्लेन क्रैश करते हैं। हाँ, मौसम खराब होने की वजह से प्लेन क्रैश होने की संभावना अधिक होती है और वो भी अगर सडन मौसम खराब हो जाए। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि 45 मिनट्स या 40 मिनट्स का ये पूरा की ये जो यात्रा थी मुंबई टू बाराबती और 40 मिनट्स पहले के मौसम के बारे में मुंबई एविएशन को या वहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी जानकारी नहीं होगी। मुंबई के एटीसी को इसकी जानकारी नहीं होगी कि बाराबती में विजिबिलिटी का स्तर क्या है और 40 मिनट बाद यकायक विजिबिलिटी एकदम से जीरो हो जाए। ऐसा हो सकता है। कई बार फॉग के सिचुएशंस में ऐसा होता है कि घंटे 15 मिनट 20 मिनट के अंतराल में अभी 15 मिनट पहले तक कोई फॉग नहीं था और यकायक फॉग हो जाता है। ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फॉग की डेंसिटी क्या है, फॉग की विजिबिलिटी का स्तर क्या है। अगर बादल हो रहे हैं तो बादल की डेंसिटी, बादल की विजिबिलिटी, उसका स्तर क्या है, इसके बारे में मौसम विभाग जरूर अलर्ट करता है। अब हम आपको आते हैं कि अजित पवार जिस प्लेन से यात्रा कर रहे थे, वो दिल्ली की एक कंपनी है, वो उसको ऑपरेट करती है। जो एविएशन कंपनी है वो ऑपरेट करती है। लियरजेट नाम की ये कंपनी है। उसका जो एग्जैक्ट मॉडल है XR, लियरजेट 45XR। इस कंपनी का इस एयरक्राफ्ट का जो मॉडल है वो लियरजेट XR-45 और रजिस्ट्रेशन जो है VTSSK के नाम से रजिस्टर्ड है। ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। अब ये एयरक्राफ्ट कहा जाता है कि 8 से 9 लोगों के लिए बैठने की क्षमता है। ये एक स्मॉल एयरक्राफ्ट है, ये एक चार्टर्ड स्मॉल एयरक्राफ्ट है और जनरली जो कॉरपोरेट होते हैं, बिजनेस टाइकून्स होते हैं, बड़े नेता होते हैं, वो अपनी निजी फ्लीट में इसको शामिल करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट संभवतः अजित पवार का अपना निजी एयरक्राफ्ट था। अभी इस बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि क्या ये अजित पवार का खुद का निजी एयरक्राफ्ट था या कंपनी के साथ टाई अप था और अजित पवार उसकी सेवा ले रहे थे रेंट पर। जनरली रेंट पे बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है रेंट पर अपने पास चार्टर प्लेन रहते हैं और उसका वो किराया देते हैं। क्या ये किसी कंपनी ने उनको रेंट पे दिया हुआ था? अगर रेंट पे दिया हुआ था तो क्या ये पार्टी की मिल्कियत थी? अजित पवार की जो एनसीपी है, पार्टी उसको रेंट देती थी या अजित पवार की ये व्यक्तिगत प्रॉपर्टी थी, व्यक्तिगत संपत्ति थी? ये निजी प्राइवेट जेट जो था, ये प्राइवेट जेट वाकई में अजित पवार की अपनी प्राइवेट जेट थी। ये अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया में बहुत सारी इस तरह की खबरें चल रही हैं कि ये अजित पवार की निजी प्राइवेट जेट भी हो सकती है। लेकिन फिर मैं क्यूवाइब नेटवर्क इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन ये प्राइवेट जेट, इसका इस तरह के प्राइवेट हाईली सिक्योर्ड प्राइवेट जेट हैं। जिस जिस प्राइवेट जेट से अजित पवार यात्रा कर रहे थे, हाईली सिक्योर्ड, और इसको बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग अपने फ्लीट में शामिल करते हैं। जो लियर जेट XR-45 जो मॉडल है, इसी मॉडल को, इसी प्लेन को, इसी कंपनी के प्लेन को बहुत सारे भारत की जो व्यावसायिक घराने हैं वो लेयरजेट की कंपनी, लेयरजेट के एयरक्राफ्ट को यूज करते हैं। 8 से 9 लोगों की अल्ट्रा लग्जरी ये एयरक्राफ्ट है, अल्ट्रा लग्जरी। और इसमें जो यात्रा कर रहे थे अजित पवार के साथ, उसमें 5 लोग थे। दो तो इनके, एक तो असिस्टेंट थे, एक इनके सिक्योरिटी गार्ड थे और 2 क्रू मेंबर थे। जाहिर है एक पायलट होंगे या एक को पायलट होंगे या एक कोई क्रू मेंबर होंगी जो असिस्टेंस के लिए होंगी या होंगे।
ये अभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली 5 लोगों में क्या कोई महिला भी थी, क्रू मेंबर की जो सदस्य थी कोई महिला थी या कोई क्रू मेंबर के पुरुष थे। जो को पायलट, इतना छोटा सा प्लेन होता है तो जो को पायलट होते हैं वो थोड़ा बहुत सर्विस भी कर देते हैं, या इनके जो निजी स्टाफ थे, जो इनके प्राइवेट सेक्रेटरी कहें या इनके जो निजी हेल्प हैं, वो इनके साथ यात्रा कर रहे थे। एक पीएसओ हैं जो प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि एक पीएसओ भी उनके साथ थे। तो एक तो सिक्योरिटी स्टाफ हो गए, एक इनके निजी हेल्प हो गए, एक स्वयं अजित पवार हो गए, और 2 क्रू मेंबर जो हैं वो एयरक्राफ्ट के हैं। अब ये अभी तक 5 लोगों के 5 के पांचों लोगों के मृत होने की अभी तक सूचना मिल रही है। अब सवाल है कि इस तरह के हैवी वेट्स, इस तरह के विमान हादसों में मृत हो रहे हैं। इसके पहले 2-3 और बड़े विमान हादसे हुए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, जो चार्टर था, डिफेंस का वो चार्टर फ्लाइट था, और वो एयरक्राफ्ट डबल इंजन वाला, आज तक उसकी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। जिस एयरक्राफ्ट से जनरल बिपिन रावत, जो भारत के सीडीएस, की मौत हुई थी साउथ इंडिया में, उस विमान से वो यात्रा कर रहे थे। और जनरल बिपिन रावत का जो फ्लाइट था, जो एयरक्राफ्ट था, वो हाईली सिक्योर्ड एयरक्राफ्ट था। वो किसी मौसम में भी खुद को नियंत्रित करने की उसमें क्षमता थी। डबल इंजन था, हर तरह से सिक्योर्ड था, और अगर आप उनके ऊपर कोई ब्लास्ट व्लास्ट भी करते हैं तो उसको भी वो डिस्ट्रॉय करने की उसमें क्षमता थी। इस तरह की का सिक्योर्ड एयरक्राफ्ट था जनरल बिपिन रावत का। लेकिन उसमें भी तकनीकी खराबी की बात कही गई, और वहां भी मौसम खराब होने की बात कही गई। वो भी एक जो वैली का जो टेरेन था, उसी में फंस करके, जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं जब आप 2 पहाड़ों के बीच से कहीं पर लैंड करते हैं, तो वहां पे जो जो एरो आप डायनामिक्स कह लें या हवा की जो गति होती है वो कह लें, अगर आप 2 पहाड़ों के बीच से निकल रहे हैं तो हवा की तीव्रता बहुत बहुत होती है, और उस तीव्रता में कई बार आपका विमान फंस सकता है। क्या वही बात हुई थी जनरल रावत के बारे में? लेकिन जो अभी जो सूचना आई कि जांच हुआ तो उसमें तकनीकी खराबी पाई गई और कुछ मौसम का भी था, और इस वजह से उनका विमान क्रैश कर गया। याद कीजिए, वाईएसआर का जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें जगन मोहन रेड्डी के पिताजी, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका भी प्लेन क्रैश हुआ था। और होमी जहांगीर भाभा से आप याद कीजिए, होमी जहांगीर भाभा का जब प्लेन क्रैश हुआ था, ये 60s 70s के दौर में होमी जहांगीर भाभा का प्लेन क्रैश हुआ था। बाद में माधवराव सिंधिया जी का प्लेन क्रैश हुआ, और इधर हाल में जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, उसमें बड़े बड़े ये नेता, उसमें से 2-3 तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे और बड़े कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। माधवराव सिंधिया कैबिनेट मिनिस्टर थे, वाईएसआर मुख्यमंत्री रहे। विजय रूपानी की जो मृत्यु हुई अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश में, अभी अभी महज 1 साल भी नहीं हुआ है, 6-7 महीने पहले लगा लीजिए, जून में वो प्लेन क्रैश किया हुआ था। 12 जून की बात है। 12 जून को विजय रूपानी की मौत हुई थी, 12 जून 2025 को अहमदाबाद प्लेन क्रैश में। विजय रूपानी की भी मृत्यु हो गई, वाईएसआर की मृत्यु हुई, माधवराव सिंधिया की मृत्यु हुई, होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हुई, जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हुई, और अब आकर के महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की मौत हुई है। तो बार बार लगातार इस तरह से इतने बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटी एक प्रकार से काल के गाल में समा रहे हैं। अब सवाल है कि मुंबई और बाराबती की दूरी क्या है, और ये जो चार्टर्ड प्लेन ऑपरेट हो रहे हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि दुबई में एयर शो हो रहा था, जिसमें भारत का जो फाइटर जेट था वो फ्लाई करते ही कोलैप्स कर गया और बड़ी भदपिटी थी। तो भारत से लगातार क्रैश होने, और MiG-21 तो लगातार क्रैश हो रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में, राजस्थान में, कई जगहों पे MiG-21 के क्रैश होने की खबर है। इतनी ज्यादा संख्या में भारत में प्लेन क्रैश हो रहे हैं। क्या भारत का एविएशन सेक्टर सेफ्टी सिक्योरिटी को ठीक से अमल नहीं कर रहा है? क्या उस तरफ भारत सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई ध्यान नहीं है? अब ये जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, वो कैसे अपने चार्टर को फुल प्रूफ बनाएं, कैसे वो ठीक करें? अगर ये चार्टर
अजित पवार ने खुद खरीद ली थी या अजित पवार की ये निजी चार्टर है। बहुत सारे नेताओं के पास निजी चार्टर प्लेन हैं, कुछ तो दबी जुबान में रखते हैं, कुछ छुपा करके रखते हैं। हो सकता है कि अजित अजित दादा पवार के पास ये उनका ये निजी चार्टर हो, लेकिन इसकी इसकी चर्चा पब्लिक डोमेन में या बहुत कुछ कम लोगों को जानकारी हो, ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं हो। तो सवाल है, अगर ये इनका निजी चार्टर था तो उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर ये इतने मजबूत, इतने फुल प्रूफ एयरक्राफ्ट हैं जिसका प्रयोग बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स करते हैं, कॉरपोरेट घराने करते हैं, बड़े लीडरान करते हैं, तो फिर इसकी इसकी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी थी? उस कंपनी की होगी, जाहिर है। क्या इसके देखरेख ठीक तरीके से हो रही थी? मेंटेनेंस ठीक हो रहा था? अभी अब ये शिफ्ट किया जा रहा है कि पायलट ने कहा था कि मौसम की खराबी है। अब प्रथम दृष्टया न तो कंपनी इसकी जिम्मेदारी लेगी और न ही पायलट की जिम्मेदारी बनेगी। ये जिम्मेदारी मौसम पर डाल दिया गया कि मौसम खराब था, इस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। ये इस नतीजे पर अभी पहुंचा कैसे जा सकता है? जब तक कि इसकी पूरी जांच ना हो, जब तक कि वो प्लेन का ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाए। ब्लैक बॉक्स में आखिरी 5 मिनट जब रडार से एयरक्राफ्ट का संपर्क टूट गया है, तो उस आखिरी 5 मिनट की क्या स्थिति रही है, ये सब भी अभी जांच के विषय में आएगा। और ठीक 8:45 पे जब संपर्क रडार से टूटता है एयरक्राफ्ट का, उसके पहले एटीसी के साथ, जो नियरेस्ट एटीसी है या बाराबती का जो एटीसी है, उसको क्या सिग्नल जा रहा है, जब संपर्क टूटने के ठीक पहले एटीसी से क्या बातचीत हुई है, वो अभी जांच में पता चलेगा। इसलिए ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि मौसम खराब था, इस वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया। बहुत जल्दबाजी होगी और मैं समझता हूं कि इस पर बयान देना, कोई भी बयानबाजी ठीक नहीं होगी। ये हम सबके लिए ये जरूरी है कि हम सब थोड़ा सा इंतजार करें। और ये लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि इतना सिक्योर्ड एयरक्राफ्ट, छोटा एयरक्राफ्ट है, डबल इंजन है इस एयरक्राफ्ट में, और इसकी खासियत यह है कि गंतव्य पर यह तेजी से पहुंच सकता है। स्पीड इनकी बहुत अच्छी है, जो नियंत्रण, जो कैपेसिटी है, कंट्रोल कैपेसिटी है, वो बहुत अच्छी है, नियंत्रण भी में भी रहती है। अब सवाल है कि इतना कंट्रोल्ड, जिसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, कंट्रोलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, वो कंट्रोल होकर के चलती है, स्पीड मेंटेन करती है, ऐसा फ्लाइट जब जब आप लैंड कर रहे होते हैं, टचडाउन कर रहे होते हैं, तब नियंत्रण खोते हैं, तब आपको एकाएक खबर आने लगती है कि मौसम खराब था। अब मौसम खराब है, या पायलट की गलती है, या प्लेन में तकनीकी खराबी हुई है। लियर जेट XR-45 के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। अब सवाल है कि जो दिल्ली में इस कंपनी का जो हेड ऑफिस बताया जा रहा है कि दिल्ली की एक कंपनी है जो इसको ऑपरेट करती है, अब दिल्ली की कंपनी जो इसे ऑपरेट करती है, उसका अभी तक कोई ऑफिशियल बयान, स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की है, और आज आज इत्तेफाक देखिए कि आज से सेशन भी शुरू है पार्लियामेंट का, और ज्वाइंट सेशन को अब से कुछ देर पहले प्रेसिडेंट संबोधित करना शुरू कर चुकी थी। जब मैं आपके साथ ये मुखातिब हो रहा हूं 1 बजे के आसपास, तब वो ज्वाइंट सेशन शुरू हो गया था। और उस वक्त ऐसे परिस्थिति में जो अपना कॉन्डोलेंसेज है, प्राइम मिनिस्टर ने भी भेजा है, होम मिनिस्टर ने भी भेजा है, और प्रेसिडेंट ने भी भेजा है। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो सिचुएशन है उस पर नजर बनाए हुए हैं। इंक्वायरी के जो एक कस्टमरी है, जांच के आदेश दे ही दिए जाते हैं, तो दे ही दिए गए हैं जांच के आदेश। लेकिन मीडिया में ये खबरें चलनी शुरू हो गई कि मौसम खराब था। मैं समझता हूं कि मौसम खराब का जो नैरेटिव है, इसे फ्लोट नहीं करना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि असल खराबी क्या थी। इतना सिक्योर्ड अल्ट्रा लग्जरी एयरक्राफ्ट, जिसमें सिर्फ 5 लोग थे, बैठने की क्षमता उसमें 8-9 लोगों तक की है। में 8 लोग तो निश्चित रूप से बैठ के जाते हैं, लेकिन इतना अल्ट्रा लग्जरी एयरक्राफ्ट में सिर्फ 5 लोग थे, और वो भी एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। मुंबई में जब वो टेक ऑफ हो रहा था एयरक्राफ्ट, उस वक्त मौसम बिल्कुल ठीक था, और बाराबती में 8:45 तक मौसम के बारे में अभी जो जानकारी आ रही है कि पायलट ने कम्युनिकेट किया है, जो नियरेस्ट एटीसी है, अब ये तो बाराबती एटीसी में पता चलेगा जहां वो लैंड कर रहे हैं,
वहां का एटीसी क्या जवाब देता है, क्या कहता है। आपको मालूम होगा कि इन्हीं की पार्टी से प्रफुल्ल पटेल एविएशन मिनिस्टर थे और इसलिए एविएशन की बहुत सारी जानकारी इनकी पार्टी के पास भी होगा, इनके यहाँ भी जो लोग हैं उनको होगा। तो अब प्रफुल्ल पटेल को मैं अभी सुन रहा था, प्रफुल्ल पटेल कह रहे थे कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, जांच हो जाए तभी पता चलेगा। अभी तो हम सभी गमजदा हैं, जिसमें हमने अपने बहुत ही प्यारे, बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय नेता को खोया है। अजित पवार के ऊपर बाकी जो आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं, उसके बारे में चर्चा करने का ये वक्त नहीं है। लेकिन अजित पवार अपने पार्टी में, अपने वर्कर के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अजित पवार निस्संदेह एक पॉपुलर, एक बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। और यही कारण हुआ कि जब वो शरद पवार से अलग हुए तो पूरी पार्टी एक प्रकार से अजित पवार के साथ आ गई। मैक्सिमम लोग अजित पवार के साथ चले गए। इसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण था कि संगठन पर अजित पवार का प्रभुत्व बहुत जबरदस्त था। एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरी पार्टी पर एक छत्र राज कर रहे थे और तभी अजित पवार को लगता था कि अगर शरद भाऊ पवार हटेंगे तो पूरी पार्टी की कमान हमें मिलेगी। लेकिन शरद भाऊ पवार थोड़े से स्वार्थी हो गए और पुत्री मोह में सुप्रिया सूले को आगे बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने भतीजे की तिलांजलि दे दी। लेकिन इस सदमे को अजित पवार बर्दाश्त नहीं कर सके और उनको लगा कि हमें पार्टी तोड़नी पड़ेगी और उन्होंने पार्टी तोड़ दी। अजित पवार ने पार्टी तोड़ दी, अलग हुए। अजित पवार एनसीपी अलग बना, शरद पवार एनसीपी अलग रहा, सुप्रिया सूले शरद पवार एनसीपी में रही और अजित पवार उनके भतीजे बाकी वर्कर के साथ निकल गए और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। अभी बहुत तेजी से चर्चा चल रही थी कि शरद पवार और अजित पवार दोनों एक हो सकते हैं, बहुत जल्दी दोनों पार्टी का विलय हो सकता है। अभी जो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव थे और 29 जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव थे, जिला परिषद के जो चुनाव थे, मुझे हैरानी है कि जिला परिषद के जो चुनाव हुए हैं 288, उसमें से बाराबती में क्या बात हो गई। बाराबती में अब उसकी मैंने अभी जांच नहीं की है, बाराबती में किस जिला परिषद के चुनाव की वो कैंपेन करने के लिए जा रहे थे। छोटे छोटे चुनाव में अजित पवार स्वयं अपनी पार्टी के तरफ से खड़े होते थे। ये दिखलाता है कि अजित पवार वास्तव में कार्यकर्ताओं के नेता थे, अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल थे, अपने कार्यकर्ताओं के संबल थे। तो छोटी जो अगर ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में किसी रैली को संबोधित करने के लिए अगर अजित पवार जा रहे हैं, तो मान के चलिए कि अजित पवार की शख्सियत क्या है। इस हिसाब से अजित पवार ने अपनी ताकत बनाई थी, अपनी अपनी एक अलग पहचान बनाई थी महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन आज महाराष्ट्र में बहुत दुख का पहाड़ टूटा है जब महाराष्ट्र ने एक बहुत अभी उम्र हुई, उनकी 65 साल की उम्र थी। अजित पवार के परिवार में दो बेटे हैं, पार्थ पवार और जय परिवार, और उनकी पत्नी है। तो ये अभी पार्थ और जय भी एक्टिव हैं राजनीति में, लेकिन उस तरह से एक्टिव नहीं है। दोनों का व्यापारिक अपनी कंपनी चलती है। लेकिन अब जाहिर है अजित पवार के जाने के बाद उनकी पत्नी राजनीति में आ गई थी। जो पत्नी और उनकी जो बहन है, वो दोनों दोनों लोकसभा में आमने सामने थे। ननद और भौजाई दोनों आमने सामने थी लोकसभा में, और आखिरकार ननद जीत गई, भौजाई हार गई थी। उसके बाद भी कोई कटुता नहीं थी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक अद्भुत चीज आपको देखने को मिलेगा। बीजेपी के बड़े नेताओं से हमने सुना है, इवन नितिन गडकरी के मुंह से हमने सुना है कि हम लोग राजनीतिक लड़ाई तो लड़ते हैं, लेकिन वैसे हम लोग एक हो जाते हैं। एक तरह से महाराष्ट्र में विभिन्न पार्टी के नेताओं के बीच में संबंध बड़े अच्छे होते हैं। इस तरह का उदाहरण अन्य राज्य में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात वहां के नेता खुद को बहुत गौरवान्वित कहते हुए, महसूस करते हुए इस तरह का बयान देते हैं कि हम लोग राजनीतिक लड़ाई सिर्फ चुनाव तक लड़ते हैं, उसके बाद एक परिवार के रूप में हम लोगों के बीच में अच्छे रिश्ते होते हैं। तो अजित पवार और शरद पवार के बीच में भी रिश्ते बहुत अच्छे हो गए थे और बहुत जल्द अजित और शरद पवार की पार्टी शायद विलय कर लेती, इस पर भी चर्चा हो रही थी। और इसीलिए अजित पवार से देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते बहुत अच्छे थे। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। आप याद कीजिए कि सुबह 6 बजे ही अजित पवार एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे। आज
प्रभु को ये मंजूर नहीं था और सुबह के समय में ही अजित पवार हम लोगों को छोड़ के चले गए और महाराष्ट्र के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है। मराठा नेता के रूप में अजित पवार खुद को स्थापित कर चुके थे और शरद पवार की जो एक लिगेसी थी, उसको अजित पवार बढ़ा रहे थे अपने अपने बल पर, अपनी ताकत पर, और उसमें सिर्फ और सिर्फ अजित पवार की अपनी भूमिका थी। किसी ने उन्हें सहयोग नहीं किया। एक हद तक उनके चाचा की लेगेसी उन्हें मिली, लेकिन अजित पवार ने कोशिश करके अपनी मेहनत से संगठन खड़ा किया, पार्टी को खड़ा किया, पार्टी टूटी उसके बाद भी पार्टी को मजबूत रास्ते पर ले जाकर के इस हैसियत में लाए कि विधानसभा चुनाव में अच्छी सफलता की। लोकसभा में उनको उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन विधानसभा में उनको अच्छी सफलता मिली और जो बाकी के जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस के चुनाव हैं, उसमें भी ठीक ठाक ही उनका प्रदर्शन रहा है। अब देखना है कि अजित पवार के बाद पार्थ और जय, जो दो उनके बेटे हैं, वो और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार पवार उनकी पत्नी का नाम है सुनेत्रा पवार, तो सुनेत्रा, पार्थ और जय कैसे अजित पवार की लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि ये जो प्लेन क्रैश है, जो लियर जेट XR-45 है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। क्या मौसम की खराबी वजह थी? क्या पायलट की गलती से ये क्रैश हुआ है, या प्लेन में तकनीकी खराबी थी, एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी थी? इसमें जो भी अपडेट हमारे पास आता है, हम फौरन आपके पास आपसे साझा करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन इतना तो मान के चलिए कि ये प्लेन फुल प्रूफ एक चार्टर्ड लग्जरी प्लेन था। उसका क्रैश होना मामूली बात नहीं है, छोटी घटना नहीं है। लेकिन बार बार भारत में इस तरह के जो क्रैश हो रहे हैं, ये बेहद चिंता का विषय बन गया है। उम्मीद करते हैं कि सरकार और जो निजी कंपनियां हैं, वो दोनों इस दिशा में गंभीरता गंभीरता से इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी और क्रैश नहीं हो, इसके लिए मजबूत कदम उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।